कहानी का ये 28वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचते ही दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। घर से लौटकर कुणाल का मूड भी थोड़ा अच्छा हो गया था। दोपहर में लंच से पहले उसके कैबिन के डोर पर दस्तक हुई तो उसने सोचा कि कोई स्टाफ होगा। कमिंग कहते ही एक सुंदर सी लड़की अंदर चली आई। आप? कुणाल के मुंह से निकला। जी मैं मुग्धा, आपसे बात हुई थी मेरी। डॉक्टर कुणाल? वो मुस्कुराई। ओह। कुणाल को इस समय उसका आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने मन के भाव दबाकर उसने मुग्धा को अंदर आने को कहा। बैठिए प्लीज। कुणाल ने उसे बैठने को कहा। जी कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, वो शालीनता से बोला। हम कल भी आए थे आपसे मिलने, मुग्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम? कुणाल के चेहरे पर प्रश्न था। मेरे फियांसे भी मेरे साथ आए हैं, क्या उन्हें अंदर बुला लूं? मुग्धा ने हिचकते हुए पूछा। अरे, आपने उन्हें बाहर क्यों छोड़ दिया? बुला लीजिए अंदर। कुणाल भी उठ खड़ा हुआ। मुग्धा बाहर निकली और हाथ के इशारे से कबीर को अंदर बुला लिया। कबीर डॉक्टर कुणाल का अभिवादन करता हुआ अंदर चला आया। ये कबीर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं पुणे में, यही कोलाड से हैं। डॉक्टर कुणाल, मुग्धा ने परिचय करवाया। आप कोलाड से हैं? कुणाल ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। जी शायद आप जानते भी होंगे, मेरी नानी का एक छोटा सा स्कूल है यहीं। मेरे फादर एक फार्मर हैं और आई उनकी मदद करती है। कुणाल ने उसकी तरफ गौर से देखकर कहा। आप विजेंद्र जी के बेटे तो नहीं हैं? ओह, आप तो काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। कोलाड में आपको कौन नहीं जानता? कबीर सिंह, एम आई राइट? कुणाल के कहते ही कबीर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सॉरी मैं आपको पहचान नहीं सका। कुणाल ने खैर जताया तो कबीर बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ जो हर कोई मुझे पहचान लेगा, कहकर वो सरलता से मुस्कुरा दिया। कुणाल हंसकर बोला। अरे आप तो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैं, कोलाड का नाम रोशन कर दिया है आपने। कुणाल उससे मिलकर खुश हो गया। मुग्धा को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि लोग कबीर के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। कुणाल बाहर निकलकर बढ़िया कॉफी और स्नैक्स के लिए कहकर आया। कल हम लोग जल्दी निकल गए थे। आपके भाई कैसे हैं? अंदर आकर वो बैठते हुए बोला। मुग्धा उदासी से बोली। ठीक नहीं है, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। अभी तक तो वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन कल हम लोग आए तो ऐसा लगा कि पता नहीं फिर किस उदासी में जकड़ गए हैं। हमें देखकर मुस्कुराए तक नहीं। कुणाल गंभीर हो गया। अरिजीत की हालत उसने भी देखी थी। उसे पता था कि अरिजीत के दुख का कारण क्या है, लेकिन धारा को कैसे समझाया जाए। कॉफी और स्नैक्स आ गए थे। सब लोग अपनी अपनी कॉफी पीने लगे। धारा दी कैसी है? मुग्धा ने अपनी कॉफी सिप करते हुए पूछा। ठीक है, अभी मिलवाता हूँ आपको, कुणाल ने कहा। धारा का नाम सुनकर कबीर उसे देखने को उत्सुक हो उठा। मुग्धा भी धारा से मिलना चाहती थी, पर कबीर धारा और कुणाल के रिश्ते को नहीं जानता था और ये बात वो जानती थी, इसलिए उसने अपने मन के भावों पर काबू रखा हुआ था। ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग, लंच पर हमें ज्वाइन करें? कुणाल ने प्रस्ताव रखा। नहीं नहीं, लंच तो हम भाई के साथ करेंगे, वो हमारा वेट करेंगे, मग्धा ने झटपट कह दिया। लंच टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, चलिए मेरे रूम में चलते हैं, वहीं बैठते हैं। कुणाल उठ गया। कुणाल के पीछे पीछे वो लोग उसके रूम की तरफ जा रहे थे कि केले में सामने से आती धारा दिख गई। उन लोगों को देखकर वो वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। हेलो धारा दी। धारा को देखकर मुग्धा आगे बढ़ गई। कबीर दूर से खड़ा देख रहा था। मुग्धा ने ये तो बताया था कि धारा बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी उस अनुपम सुंदर युवती को वो देखकर दंग रह गया। किसी मंदिर में जैसे सफेद संगमरमर की देवी की प्रतिमा होती है, वो कुछ कुछ वैसी ही लग रही थी, लेकिन देवी की मूर्ति श्रृंगार धारण किए होती है और वो बिल्कुल ही सादगी से भरे साधारण कपड़ों में भी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी लग रही थी। मुग्धा चुपचाप खड़ी धारा के गले लग गई।
आपको किसी से मिलाना था। वो उसका हाथ पकड़कर कुणाल और कबीर के सामने ले आई। ये मेरे फियांसे हैं कबीर, और कबीर ये धारा नहीं है, मैंने बताया था ना आपको। मुग्धा मुस्कुराते हुए बोली। धारा ने हल्की मुस्कान होंठों पर लिए कबीर को हाथ जोड़कर नमस्ते की। उसका अरिजीत के घर में किसी से भी मिलने का मन नहीं था, लेकिन अपने हाव भाव से उसने महसूस नहीं होने दिया। वैसे भी मुग्धा तो हमेशा ही उससे बहुत प्यार से मिलती थी। आइए मेरे रूम में चलते हैं। कुणाल ने अपने रूम का डोर खोलकर उन्हें अंदर चलने के लिए कहा। अंदर जाकर वो बैठ गए। मुग्धा और धारा आपस में बातें कर रहे थे और कुणाल और कबीर खामोश बैठे थे। थोड़ी देर बाद कबीर ने चलने के लिए कहा तो मुग्धा उठ गई। अभी कब तक रुके हैं आप लोग? कुणाल ने पूछ लिया। एक दो दिन तो है। आप लोग आओ ना शाम को, बल्कि ऐसा करिए आज डिनर वहीं करिएगा। मुग्धा ने आग्रह किया। अरे बिना बात परेशान मत होइए, हम लोग आए तो मिलने आ जाएंगे, डिनर वगैरह रहने दीजिए। कुणाल ने टोक दिया। आए तो क्या, आ जाइए आप लोग। धारा दी आप जरूर आना, और डिनर के लिए परेशानी तो कुछ है नहीं, एक आंटी आती है खाना बनाने के लिए, तो तय रहा कि डिनर आप लोग हमारे साथ ही करेंगे। मुग्धा ने प्यार से कहा तो धारा चुप रही। तुमने धारा को अरिजीत भाई की हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? कबीर ने हॉस्पिटल से निकलते ही मुग्धा से पूछ लिया। क्या बताती? मुग्धा ने उदास होकर कहा। धारा दी और डॉक्टर कुणाल की जल्दी ही शादी होने वाली है। क्या? कबीर चौंक गया। लेकिन तुम्हारा भाई तो धारा से प्यार करता है, उसकी खुशी के लिए एक बार तो धारा से बात करनी चाहिए थी। वो बेचैन हो गया। मेरे कहने से क्या होता है, भाई अब डिवोर्सी है, धारा दी की शादी तो पहले से ही फिक्स है। डॉक्टर कुणाल के सामने क्या कहती कि भाई धारा को बेइंतहा प्यार करते हैं? वो रुंधे गले से बोली। फिर धारा भी तो खुश है, वरना शादी से इनकार कर सकती थी। क्या पता अरिजीत की तरफ से निराश होकर उसने शादी का फैसला लिया हो। वो उत्तेजित होकर बोला। शाम को देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई फायदा होगा। जैसा धारादी का नेचर है, वो एक बार शादी को हाँ करके अब इनकार नहीं कर पाएंगी, चाहे उनके मन में कुछ भी हो। कबीर बोला। मुग्धा, मुझे तो लगता है कि अरिजीत की सारी बीमारी की जड़ ही उसका धारा से दूर रहना है। अगर धारा के दिल में भी अरिजीत के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ है, तो हम लोगों को दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मुग्धा बोली। कबीर, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। आप कुणाल के बारे में भी तो सोचिए, वो एक अच्छे इंसान है, उनकी शादी होने वाली है, हम कैसे उन दोनों को अलग कर सकते हैं? कबीर बोला। अलग करने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर धारा के दिल में भी अरिजीत के लिए प्यार है, तो उन्हें मिलाने में तुम मदद कर सकती हो। कॉटेज आ गई थी, इसलिए दोनों की बातें बंद हो गई थी। मुग्धा, तुम जाओ, मैं जरा आई के पास होकर आता हूँ, कबीर ने कहा। मुग्धा के अंदर जाते ही वो पास में बने अपने घर की तरफ बढ़ गया। वो धारा और अरिजीत को साथ लाना चाहता था, लेकिन ये किस तरह होगा ये सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि मुग्धा भी हार मान कर बैठ चुकी थी। शाम को कबीर ने जानबूझकर अरिजीत के सामने धारा का जिक्र छेड़ दिया। उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव देखकर वो समझ गया कि उसका दिल अभी भी धारा के लिए धड़कता है। कुणाल अच्छा इंसान है, धारा खुश रहेगी, उसने अरिजीत के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए कहा। तो कबीर की बात सुनकर अरिजीत ने शून्य में ताकते हुए कहा। वो डिजर्व करती है, बहुत दुख उठाने के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। रात में डॉक्टर कुणाल अकेला ही उनके घर आया। उसने धारा से बहुत कहा, लेकिन वो दोबारा अरिजीत का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेज सिर दर्द का बहाना बनाकर उठी ही नहीं। कॉटेज पर पहुंचकर कुणाल ने धारा की तरफ से माफी मांगते हुए बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो नहीं आई। धारा के ना आने का सुनकर अरिजीत का चेहरा उतर गया। धारा के ना आने से कबीर का विश्वास और दृढ़ हो गया कि धारा भी जरूर अरिजीत को चाहती है। वो एक बार दोनों को मिलाने की कोशिश जरूर करना चाहता था। अरिजीत भी गुमसुम
और अपने में ही खोया हुआ था। सारे समय कुणाल, मुग्धा और कबीर ही बातें करते रहे। डिनर के बाद जब सब कॉफी के लिए बैठे तो अरिजीत बहाना बनाकर अपने बेडरूम में चला गया। अरिजीत भाई को अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। पुरानी यादें कब तक दिल से लगाए रहेंगी? कबीर ने उसके बेडरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए कहा। कुणाल और मुग्धा चुप रहे, लेकिन कुणाल ने पहलू बदला और गहरी सांस ली। कॉफी खत्म करके वो उन लोगों से अनुमति लेकर बाहर निकल आया। अपने रूम में जाते जाते वो धारा के रूम की तरफ गया और धीरे से उसके डोर को धकेल कर देखा। डोर खुला हुआ था। धारा सोफे पर अधलेटे होकर सो गई थी, लेकिन सोने पर एक खुली हुई किताब पड़ी हुई थी। वो पास गया तो थमक कर वहीं खड़ा रह गया। अरिजीत की लिखी हुई चिट के छोटे छोटे टुकड़े नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे। कुणाल ने नीचे झुककर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े भी लिए। धारा के ऊपर धीरे से एक चादर ओढ़ा दी और दबे पांव बाहर निकल आया। वो धारा को उठाकर उसे ठीक से सोने को भी कह नहीं सका। बाहर आकर वो यूं ही चलता हुआ पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ गया। 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बाहर का मौसम काफी हद तक ठंडा था। अपने पॉकेट में से टटोल कर उसने सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगा ली। वो जानता था कि ये आदत सही नहीं है, लेकिन ज्यादा तनाव में अपने आप को वो रोक नहीं पाता था। हॉस्पिटल की लाइट्स की वजह से वहां हल्का हल्का उजाला था। विचारों में गुम वो वहां पता नहीं कितनी देर तक बैठा रहा। दारा क्या साबित करना चाह रही है वो समझ नहीं पा रहा था। अभी एक्सीडेंट के समय ही वो बदहवास हालत में धारा को अपने हाथों में लेकर आया था। कितने दिनों तक वो अपने आपे में नहीं थी। अरिजीत की बुरी हालत देखकर बिल्कुल होश खो बैठी थी। और अब ये सब क्या है? अगले दिन सुबह कुणाल को जल्दी ही मुंबई के लिए निकलना पड़ा। उसके हॉस्पिटल से संबंधित कुछ पेपर्स महाराष्ट्र विकास प्राधिकरण में अटके हुए थे, तो संबंधित क्लर्क ने फोन करके कुछ आवश्यक हस्ताक्षर करने के लिए बुला लिया। कबीर अरिजीत के लिए कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वह अगले दिन फिर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां जाकर जब उसे पता चला कि आज कुणाल मुंबई गया हुआ है, तो उसे ये भी भगवान का इशारा ही लगा। वो वैसे भी धारा से अकेले में बात करना चाहता था। धारा के बारे में पूछकर वो उसके पास ही चला आया। हेलो, डॉक्टर साहब से कुछ काम था, उसने बहाना बनाया। जी, वो तो मुंबई गए हुए हैं। धारा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हुए कहा। ओके, वो शाम तक आ जाएंगे क्या? कबीर ने पूछ लिया। जी, आप चाहें तो फोन कर लें, वो नर्म स्वर में बोली तो वो बोला, शाम को फिर आता हूँ, कहकर वो चलने लगा। फिर रुककर बोला, वैसे मैंने सोचा था कि आप कम से कम कॉफी के लिए तो पूछेंगी मुझसे, कहकर वो शरारत से मुस्कुराया। अपने धीर गंभीर स्वभाव के विपरीत वो बहुत बातें कर रहा था। दारा एकदम झेप सी गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसको ऐसे देखकर वो बोला, सॉरी, मजाक कर रहा था, चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगाती हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। अरे आप परेशान मत होइए, ऐसे ही कह दिया मैंने, आप दिल पर मत लीजिए, वो फिर से कहकर मुस्कुरा दिया। तो धारा बोली, नहीं, दिल पर नहीं ले रही हूँ, लेकिन कॉफी पर तो रुकिए। वो उसके पीछे आ गई। आप इतना कह रही हैं तो रुक जाता हूँ, कहकर वो रुक गया। धारा उसे अपने रूम में ना ले जाकर बाहर जहाँ चेयर्स पड़ी थी वहीं बैठ गई। आपसे मिलने का बहुत मन था। एक्चुअली मुक्ता आपके बारे में बहुत बातें करती है, वो अपने आप बोलने लगा। बहुत तारीफ करती है आपकी। आप कितनी मेहनती और ईमानदार हैं, कितनी सादगी से रहती हैं। और वो कहते कहते रुक गया। आप तो सूर्यवंशी लोगों को अच्छी तरह जानती हैं। अभी कॉफी आई नहीं थी, इसलिए उसने चेहरा झुकाए बैठी धारा से पूछ लिया। जी, जी हाँ, धारा संभल कर बैठ गई। आपने ये नहीं पूछा कि मैं मुग्धा से कैसे मिला? वो उसे देखता हुआ बोला। मुग्धा ने बताया था मुझे, वो सब कुछ चाहती हुई बोली। तो कबीर ने कहा, ओ अच्छा, आपकी तो बात होती रहती है उससे। मुग्धा में बनावट नहीं है,
मुझे उसकी सादगी बहुत पसंद आई। दिल की बहुत साफ है वो। धारा बोली, जी सच कहा आपने। दोनों भाई बहन बहुत ही सिंपल हैं। वो धारा को देखते हुए बोला, आप हमारी शादी में आएंगी ना? मुझे और मुग्धा को बहुत अच्छा लगेगा, आएंगी ना? जी अभी से क्या कहूँ, वो कठिन स्वर में बोली। अभी से आने का सोचेंगी तभी तो आएंगी, कबीर ने कहा। पर धारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वार्ड बॉय कॉफी ले आया था। उसने उन दोनों के सामने कॉफी के लबालब भरे मग रखे और वापस चला गया। कॉफी लीजिए, धारा ने कहा। बढ़िया, अच्छी बनी है कॉफी। वो कॉफी सिप करते हुए बोला, कोलाड बहुत अच्छी जगह है, शांत और हरी भरी। आपको बताऊं, जब मैं यहीं रहता था तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता रहता था। मुझे लगता था कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का ज्यादा स्कोप नहीं, पर अब तो बाहर रहकर अपना घर बहुत याद आता है। जी सही कहा आपने। मेरा छोटा सा गांव भी बहुत सुंदर है। धारा को अपने गांव की याद आ गई। कबीर बोला, आप तो दार्जिलिंग जैसी खूबसूरत जगह रहते हैं, वो भी बहुत सुंदर जगह है। धारा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। जी, कबीर भावपूर्ण स्वर में बोला। अभी तो अरिजीत भाई की वजह से यहाँ आना पड़ा। उनकी तबीयत बीच बीच में बहुत खराब हो जाती है। बेचारे पता नहीं कितना दुख झेलेंगे। अरिजीत को ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। आपने तो पहले देखा नहीं होगा, उनकी बहुत बुरी हालत थी। अब तो फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट है। वो धारा को देखकर सोचते हुए बोल रहा था। धारा के गले में कुछ अटक सा गया। वह अरिजीत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कबीर को रोक नहीं पा रही थी। पता नहीं कब पूरी तरह ठीक होंगे वो। मैं तो मुग्धा से कह रहा था कि उनके लिए उन्हीं की तरह कोई सीधी सादी लड़की ढूंढ दो। कितना उदास रहते हैं हर समय। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किस बात की सजा भुगत रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जीने का मन ही ना हो उनका। कोई अपने जैसा साथी मिल जाएगा तो कम से कम खुश तो रहेंगे। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। धारा बहुत मुश्किल से अपने को संभाल रही थी। आपकी और डॉक्टर कुणाल की मुलाकात कैसे हुई थी? आपको देखते ही उन्हें आपसे प्यार हो गया होगा। वो बात बदलता हुआ बोला। धारा का पूरा चेहरा लाल हो गया। माफ कीजिए, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। आप सोच रही होंगी कि ये इंसान कितना बोलता है ना? धारा के कुछ बोल पाने से पहले ही वो कहकर हंस पड़ा। वह आपने बताया नहीं कि आप डॉक्टर साहब से कैसे मिली? धारा झिझकते हुए बोली। जी, हम लोगों की फैमिली आपस में एक दूसरे को जानती है। कबीर धारा का मन जानना चाह रहा था, इसलिए ऐसा सवाल पूछा। पर उसका जवाब सुनकर उसे तसल्ली हो गई कि धारा कुणाल से प्यार नहीं करती। वो बोला, ओह, मैंने सोचा कि आप दोनों की लव मैरिज है। धारा ने कहा, नहीं, कहकर धारा संकुचित हो गई। वैसे धारा जी, आजकल सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसे साधारण किसान के बेटे को भी कोई पसंद कर सकता है। ममता से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि अब जाकर मेरी जिंदगी पूर्ण हो गई है। जब से मैं मुग्धा से मिला हूँ बहुत बदल गया हूँ मैं। प्यार इंसान को और बेहतर बना देता है, कहकर वो होले से हंसा। फिर आगे बोला, अब तो उसके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने में ही खो गया। मैं अभी आई, कहकर धारा एकदम से उठी और तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। कबीर के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। धारा के मन में हलचल मचाने में कामयाब तो हुआ है वो, लेकिन बहुत कठिन लग रहा था इतनी जल्दी उस पर कोई असर डालना। काफी देर लगाकर वो वापस आई, लेकिन कबीर भी उसका इंतजार करता रहा। वो धारा को देखकर बोला, आपका बहुत सा समय खराब कर दिया मैंने, चलता हूँ अब, कहकर वो भी उठने वाला था कि फिर उसे रात की बात याद आई। कुणाल ने कहा था कि धारा की तबीयत खराब है। उसने पूछा, अब आपकी तबीयत ठीक है? उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो धारा बोली, मेरी तबीयत तो ठीक है। उसने अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें उठाकर कबीर की तरफ देखा। कल आप डिनर पर नहीं आई थी ना? डॉक्टर कुणाल ने बताया था कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो मेरे सिर में बहुत दर्द था। धार ने आंखें चुराते हुए कहा।
वह कॉफी खत्म करके उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं चलूँ फिर? बहुत बोर किया आपको? पहली बार में इतना दिमाग खा लिया आपका? अगली बार मिलने से पहले 10 बार सोचेंगी, कहकर वो मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे, वो धीमे से बोली। तो फिर शाम को घर आइए ना, आपको अपने आई बाबा और नानी से मिलवाऊंगा। मेरी नानी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। उसने मौके को जाने नहीं दिया। आज तो मुश्किल है, फिर कभी जरूर आऊंगी, धारा ने टालते हुए कहा। तो कबीर बोला, एक दो दिन में हम लोग चले जाएंगे, आ जाइए ना, बोर नहीं होने देंगे आपको। धारा बोली, वो बात नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। कुणाल सर लौट आए तो उन्हें भी ले चलेंगे, आप उन्हें बोल दीजिएगा। कहकर कबीर ने हाथ हिलाया और फिर बाहर निकल गया। धारा असमंजस में पड़ गई। जितना वह उन लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रही है, उतना ही कुछ न कुछ कारण बन जाता है उनसे मिलने का। वो चाह कर भी कबीर से रूखे होकर बोल नहीं पाई। कुणाल यहाँ है नहीं, इसलिए वो अकेले कहीं जाना नहीं चाहती थी। शाम तक कुणाल का फोन आ गया कि वो अब कल सुबह ही आएगा। धारा को बहुत खराब लगा, क्योंकि आज तो वो बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। अकेले वो उन लोगों के यहाँ कैसे जाएगी? वो उन लोगों को मना करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना तो मुग्धा का ना ही और किसी का फोन नंबर था जिससे वो फोन करके उन्हें लेने आने से मना कर सके। फिर भी कबीर के आने पर उसने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। उसके बार बार आग्रह से हार कर उसने कबीर की कुणाल से बात करवा दी। पता नहीं कैसे कबीर ने कुणाल को भी कन्विंस कर लिया। शाम ढले जब वो कबीर के साथ उसके घर की तरफ जा रही थी, तो उसकी नज़र बस अरिजीत के कॉटेज की तरफ उठ गई। कॉटेज का गेट बंद था और बाहर से बिल्कुल सूना लग रहा था। घने पेड़ों के झुरमुट की वजह से अंदर की लाइट्स बहुत मध्यम लग रही थी। कार से उतरते ही मुग्धा आकर उसके गले लग गई। धारा को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो एकदम अजनबियों के बीच नहीं है। कबीर का घर बहुत अच्छी जगह था। आसपास सब जगह खेत थे और खेतों के बीच छोटा सा सुंदर सा घर बना हुआ था। घर से लगा हुआ ही छोटा सा स्कूल था, जो इस समय सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर बच्चों के खेलने की जगह थी। चलिए अंदर चलिए ना मुग्धा, इन्हें अंदर तो ले चलो। कबीर ने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा। चलो धारा दी, कहकर उसने धारा का हाथ थाम लिया। धारा का दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं अरिजीत भी वहां ना मौजूद हो। अगर वो वहां मौजूद हुआ तो वो कैसे उसके सामने जा पाएगी? लेकिन अंदर केवल कबीर का परिवार था। बहुत ही सीधे साधे कपड़ों में उसके पिता और नानी बैठे हुए थे। उसकी आई किचन में कुछ काम कर रही थी। नानी को देखकर तो धारा को अपनी अम्मा याद आ गई। उनकी अम्मा भी ऐसी ही लगती थी। वो पतली दुबली बूढ़ी महिला तो थी, लेकिन बहुत चुस्त दुरुस्त थी। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। आई, आई देखिए कौन मिलने आया है। मुग्धा ने कबीर की माँ को आवाज लगाई तो धारा चौंक कर उसे देखने लगी। वो बिल्कुल सहज थी, जैसे अपने ही घर में बैठी हो। नानी के बैठते ही उसने उनकी पीठ को आराम देने के लिए कुशन लगा दिया। धारा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। नानी ने हौले से कबीर के कान में कुछ कहा। सच है अम्मा, वो मुस्कुरा दिया। क्या कह रही है अम्मा? मुग्धा ने पूछ लिया। अम्मा कह रही है कि धारा तो बिल्कुल देवी की मूरत की तरह सुंदर है, कहकर कबीर मुस्कुरा दिया। मुग्धा बोली, अम्मा ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मुग्धा कहकर हंस दी। धार ने संकुचित होकर अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर में कबीर की आय भी आ गई। वो एक सादी सी कॉटन की साड़ी पहने थी। कोकम का शरबत है बेटी, पियोगी या कॉफी बनाऊं? वो उसके सामने ट्रे रखते हुए बोली। आई आप बैठ जाइए, कॉफी मैं बना लाऊंगी। मुग्धा वहीं बैठे बैठे इत्मीनान से बोली तो धारा ने कहा, नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं यहीं पी लूंगी। मुग्धा मुस्कुराते हुए बोली, देख लो धारा दी, आपको पीने का मन हो तभी पीना। वैसे मुझे तो आई के हाथ का बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। कबीर बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था। धारा ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया
और छोटे छोटे सिप लेने लगी तो कबीर की माँ बोली, मुग्धा, तुम्हारी बहुत बातें करती है बेटी, कहकर उन्होंने प्यार से मुग्धा की तरफ देखा। जी, वो धीमे से मुस्कुरा दी। मुग्धा को जरूर इस परिवार की सरलता अच्छी लगी होगी। वो सारे ही लोग बहुत सीधे साधे लग रहे थे। मून पहले से उनका कोई मेल नहीं था। खाने में क्या पसंद है तुम्हें? बातें करते करते कबीर की माँ ने पूछा तो धारा धीमे से बोली, कुछ भी खा लूंगी, आपने जो बनाया होगा। मुग्धा बोली, आई, आप धारा दी से बात करिए, मैं खाना लगा देती हूँ, कहकर मुग्धा उठने लगी तो कुणाल की माँ बोली, अरे नहीं, तुम बैठकर बात करो, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं अभी 10 मिनट में खाना लगा दूंगी। कबीर बोला, मुग्धा, तुम लोग बहुत दिनों बाद मिले हो, तुम लोग बातें करो, मैं और आई खाना देख लेंगे। मुग्धा ने कबीर को रोक दिया, फिर अपनी माँ से बोला, चलो आई, हम लोग किचन में चलते हैं, मेरे जैसा हेल्पर आपको मिलेगा भी नहीं, कहकर वो अपनी माँ को कंधे से पकड़कर किचन की तरफ ले गया। उसकी माँ, बाबा और नानी हंसने लगे। आओ बाहर चलते हैं। मुग्धा उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। मुग्धा ने पूछा, आपको लाड में कब से है? बस अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, धारा ने बताया। तो मुग्धा ने पूछा, और भानु कैसा है? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। धारा मुस्कुराकर बोली, हाँ, और समझदार भी बहुत हो गया है, अब तो पूरा ध्यान अपनी स्टडीज पर है उसका। धारा की आवाज में अपने छोटे भाई के लिए प्यार झलक रहा था। मुग्धा बोली, डॉक्टर मिदुल ने आप लोगों का बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे इंसान है वो। मुग्धा की बात सुनकर धारा भावुक होकर बोली, हम लोगों के लिए तो वो माँ बाप दोनों बन गए। भानु का उन्होंने इतना ख्याल रखा जितना कोई सगे बेटे का नहीं रखता है। धारा के दिल में डॉक्टर मिदुल के लिए गहरी श्रद्धा थी। धारा दी, कहकर मुग्धा ने पास आकर उसके हाथ थाम लिए। मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, वो गीले स्वर में बोली। उन्होंने आपके साथ जो किया वो नहीं करना चाहिए था, इनफैक्ट किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मुग्धा की बात सुनकर धारा कुछ नहीं बोली। मुझे बहुत बाद में पता लगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, वो दुखी होकर बोलती रही। मुग्धा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, वो स्थिर स्वर में बोली। तुम भी सब कुछ भुला दो। कड़वी यादों से सबसे ज्यादा अपने को ही नुकसान होता है। जितना हम इन बुरी यादों को सीने से लगाए रहेंगे उतना ही दुख होगा। आप ठीक कह रही, मुग्धा गहरी सांस लेते हुए बोली। क्या करूं, जब अपने घर की हालत देखती हूँ तो लगता है कि आपके साथ हुए दुर्व्यवहार की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा मुग्धा, और तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। धारा तड़प उठी। कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसके ख्यालों में अपनी मामी पारुल का उसे और उसके भाई को कोसता चेहरा याद आ गया। पारुल ने तो उसे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धारा ने उन लोगों के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ धारा दी। मुग्धा ने उसे गले से लगा लिया। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं क्या आपको जानती नहीं क्या? आपने इतना कुछ सहा, कभी कोई शिकायत नहीं की। पता नहीं भगवान को क्या बुरा लग गया। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर से खुशियां रूठ सी गई हैं। बाबा भी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। भाई ने पूरी फैक्ट्री संभाल रखी थी। उनकी तबीयत बिगड़ जाने से सारा काम बाबा के ऊपर पड़ गया है। वो लोग धीरे धीरे टहलते हुए बात कर रहे थे। अनायास धारा की नजरें थोड़ी दूर पर स्थित उस कॉटेज की तरफ उठ गई जहां अरिजीत रहता था, जो उसके मन में बसा था। मुग्धा ने धारा की नजरों का रुख भाग लिया था। वो बोली, अरिजीत भैया को देखकर उन पर तरस आता है। उनकी तो जिंदगी ही बेवजह की जिद की भेंट चढ़ गई। धारा बोली, आप लोगों ने रिया को खोजने की कोशिश नहीं की? उसे समझाना चाहिए था कि ये तो लाइफ का एक फेज है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अभी भी अरिजीत का नाम लेने से बच रही थी। रिया को खोजने का क्या ही फायदा होता, उनका पहले ही किसी से अफेयर था। आपको तो पता ही नहीं होगा कि उसने भाई को खुद फोन करके अपनी प्रेगनेंसी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात बताई थी। इतना ज्यादा भावनात्मक दबाव भाई सह नहीं पाए। उनकी तो पहले ही तबीयत खराब चल रही थी।
हॉस्पिटल के सामने बात करते करते होश खो बैठे। तभी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। वह दुख भरे स्वर में बोल रही थी। आरा निशब्द रह गई। रिया शादी से पहले ही अरिजीत पर ऐसे अधिकार जताती थी कि वो किसी की तरफ देख भी ना सके। उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, तो उसका साथ क्यों नहीं निभाया? अरिजीत को प्यार करती थी, फिर इतनी बुरी हालत में कैसे उसे अकेला छोड़कर चली गई? जीवन साथी तो जीवन के अच्छे बुरे हाल में साथ निभाने का नाम है। मुग्धा आगे बोली। बहुत दिनों की परेशानी के बाद उन्होंने दो छोटे बच्चों की देखभाल में अपना सुकून ढूंढ लिया था। अपने बुरे दिनों की याद से पीछा छुड़ाने के लिए वो घर से इतनी दूर आकर रह रहे थे और काफी हद तक संभल भी गए थे। लेकिन अब फिर पता नहीं क्या हो गया। 2-3 दिन से फिर उसी उदासी में डूब गए हैं। वह अपने भाई की वजह से बहुत परेशान थी। धारा उसको सांत्वना देने के लिए कुछ कह नहीं पाई। अरिजीत के सामने उसे कुणाल के बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुग्धा को क्या बताए कि इस बार उसके भाई के दुख का कारण वह खुद बन बैठी है। उसकी नजर एक बार फिर अरिजीत के कॉटेज की तरफ उठ गई। मन में उसे एक बार देखने की प्रबल इच्छा को दबाकर उसने अपनी आंखें फेर ली। आ जाइए यंग लेडीज, खाना लग गया है। कबीर अपने घर के दरवाजे पर से आवाज लगा रहा था। चलिए धारा दी। मुग्धा ने उधर ही कदम बढ़ाते हुए कहा। धारा ने भी अपने कदम बढ़ा दिए। अंदर कबीर एप्रिन बांधे खाने की प्लेट लगा रहा था। उसकी आई पानी की बोतल वगैरह निकाल रही थी। आई आप बैठिए, बहुत काम कर लिया आपने। लाइए अब ये सब मैं लगाती हूँ। मुग्धा उनको पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास ले आई और उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। एक बार चाहे तो कुणाल को फोन लगा लीजिए, क्या पता उनका आने का मूड बन गया हो। कबीर ने कहा। आ गए होते तो फोन जरूर कर लेते। धारा ने गर्दन झुकाकर कहा। डिनर के बाद कबीर उसे छोड़ने जा रहा था तो मुग्धा भी उसके साथ ही निकल आई। अरिजीत के कॉटेज के सामने कबीर ने उसे उतार दिया। ओके गुड नाइट धारा दी, हम लोग कल के बाद निकल जाएंगे। आप अपना ध्यान रखना। मुग्धा ने हाथ हिलाते हुए कहा तो धारा ने भी हाथ हिला दिया। हॉस्पिटल में इस समय काफी शांति थी। वहां केवल आवश्यक लाइट्स जल रही थी। दिन का स्टाफ जा चुका था और नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर्स और नर्सेस अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुणाल मुंबई में ही रुक गया था। धारा को छोड़कर कबीर वापस लौट गया। उसके जाने के बाद धारा थोड़ी देर तो वहीं खड़ी रही, फिर अपनी फेवरेट जगह की तरफ चल दी। आज अरिजीत के इतना पास जाकर भी उससे मिल नहीं सकी। मिलना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। दिल में कहीं टीस सी थी कि दिल उसका सामना करने से भी डर रहा था और मन में गहरे उसकी एक झलक पाने की इच्छा भी थी। इधर कुणाल मुंबई में अपने कमरे में बेचैन सा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। दिमाग कह रहा था कि उसे धारा को उन लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए, लेकिन दिल अपने प्यार की ताकत परखना चाह रहा था। क्या उसके एक तरफा प्यार में इतनी ताकत है कि वो धारा को उसकी अनुपस्थिति में भी अपनी याद दिलाता रहे? वो धारा को बहुत चाहने लगा था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन इसके साथ वो धारा की खुशी भी चाहता था। वो चाहता था कि धारा संपूर्ण मन से जिसको चाहे, जिसमें उसकी खुशी हो, उसके ही साथ रहे। इधर कबीर ने धारा को हॉस्पिटल छोड़कर फिर मुग्धा को अरिजीत के कॉटेज पर छोड़ा और अपने घर पर कार खड़ी करके अपनी आय को बताकर मुग्धा की तरफ चल आया। मुग्धा उसी का इंतजार कर रही थी। वो बाहर ही टहल रही थी। आओ अंदर बैठते हैं, मुग्धा ने गेट खोलते हुए कहा तो कबीर बोला। क्यों यहीं बैठते हैं, बाहर कितना अच्छा तो हो रहा है। मुग्धा बोली। एक मिनट रुकिए, मैं अंदर से अपना फोन उठा लाऊं। कबीर बाहर पड़ी चेयर पर ही बैठ गया। मुग्धा अपना फोन लेने अंदर चली गई। फिर कुछ देर में फोन लेकर वो बाहर आ गई। बाहर बैठे बैठे वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मुग्धा, तुम्हें क्या लगता है धारा डॉक्टर कुणाल से प्यार करती है? अनायास ही कबीर ने पूछ लिया। मुग्धा ने ठंडी सांस भरी और बोली। क्या कह सकते हैं? फिर अरिजीत भैया भी तो खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते हैं। वो कहे तो सीरियसली कोशिश भी करें।
कबीर बोला, मुग्धा भूल रही हूँ कि अरिजीत की तबीयत कैसी है। पता नहीं क्यों वो अपनी फीलिंग्स दबा रहा है, वरना एक्सीडेंट के समय वो बराबर धारा को ही याद कर रहा था, जबकि वो अपने सेंसेस में भी नहीं था। कबीर ने उसे याद दिलाया, शादी तो कुणाल से कर रही है वो। पता नहीं क्यों जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, लगता है कि थारा भी तुम्हारे अरिजीत भाई को उसी तरह चाहती है जैसे अरिजीत भाई उनको चाहते हैं। उनकी आंखों में दिखता है। मुग्धा बोली, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। काश वो किसी तरह भाई की जिंदगी में आ जाए। लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा? थोड़े दिन बाद धारा दी और डॉक्टर कुणाल शादी कर लेंगे, फिर क्या ही करने को रह जाएगा। वो कहकर उदास हो गई। अभी थोड़ा समय तो है, बिना कोशिश करे ही हिम्मत हार रही हूँ। कबीर ने उकसाया। हिम्मत की बात नहीं है कबीर। अगर धारा दी और कुणाल आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर रहे हैं, तो उनके बीच में आना गलत होगा ना? क्या हो रहा है यहाँ? मुग्धा सोई नहीं है अभी तक? अरिजीत पता नहीं क्यों उठा था। बाहर से आती आवाजों से आकर्षित होकर वो बाहर चला आया था। आइए भैया, थोड़ी देर बैठिए ना। कबीर आ गए थे तो हम लोग यूं ही बातें कर रहे थे। आप इधर बैठिए। कबीर ने अपनी चेयर उसकी तरफ सरका दी और खुद दूसरी चेयर पर बैठ गया। अरिजीत भी वहीं बैठ गया। कॉफी पियोगे भाई? मुग्धा ने पूछा। रहने दे कॉफी। कॉफी पीकर काफी देर तक फिर नींद नहीं आएगी। वैसे ही इतनी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नींद नहीं आई। वो थका हुआ सा बोला। कल हम लोग चले जाएंगे भाई। आप कब तक हो यहाँ? मून पैलेस कब आओगे? देखो, अभी तो यहीं रुकूंगा। मुकुंद और मोनू को एडमिशन करवाना है, और उनकी आई भी थोड़ी ठीक हो जाए। उनके लिए कोई साफ सुथरा काम भी ढूंढना पड़ेगा, जिससे अपना और बच्चों का खर्च उठा सकें। आप कहो तो मैं अपनी अम्मा से बात करके देखता हूँ। स्कूल में किसी आया की जरूरत होगी तो वहां रखवा सकते हैं, कबीर ने सजेस्ट किया। तो अरिजीत बोला, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। वह खुश हो गया। स्कूल में नौकरी तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जहाँ ये रहती है वो जगह बहुत गंदी है। अरिजीत को कबीर का आइडिया बहुत अच्छा लगा। कबीर बोला, फिर मैं कल ही अम्मा से बात करके देखता हूँ। अरिजीत भाई, आप अपने बारे में भी सोचिए, कब तक ऐसे ही परेशान रहेंगे? कबीर ने मुग्धा के रोकते रोकते कह दिया। मुग्धा पीछे से उसे बोलने को मना कर रही थी, लेकिन उसने एक नजर उस पर डालकर जो कहना था कह ही दिया। अरिजीत खामोश हो गया। जिंदगी कभी एक जगह रुकती नहीं है। जो रुक जाते हैं लोग उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वह गंभीर होकर बोलता रहा। आप भी दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करिए। फिर से कोई साथी मिल जाएगा तो जिंदगी का सूनापन खत्म हो जाएगा। किसी अच्छी लड़की को देखकर उससे शादी कर लीजिए। पहली शादी तो चली नहीं, अब दोबारा कर लो। अरिजीत व्यंग भरे स्वर में बोला। वो शादी नहीं चली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुग्धा ने गुस्सा होकर कहा। गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। अरिजीत ने लंबी सांस लेकर सर पीछे कुर्सी से टिका लिया। मुग्धा बोली, भाई आप क्यों सजा भुगतेंगे? आपने तो बहुत निभाने की कोशिश की थी। ये तो रिया की ही किस्मत खराब है जो वो आपके प्यार की कदर नहीं कर पाई। अरिजीत दुख भरी आवाज में बोला। नहीं मुग्धा, उसकी भी क्या गलती है? मैं ही कब उसे पूरे मन से स्वीकार कर पाया। अच्छा हुआ वो चली गई, वरना उसका और मेरा दोनों का जीवन खराब होता। कबीर बोला। ओके, छोड़िए पुरानी बातें, लेकिन अब तो उसे अपना लीजिए जिसे आप चाहते हैं। कबीर ने बीच में हस्तक्षेप किया। कौन? किसकी बात कर रहे हो? अरिजीत सुनकर चौंक गया। मुग्धा घबरा कर बोली। कबीर, क्या कह रहे हो आप? मुग्धा बहुत घबरा गई थी। कबीर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो दर्द स्वर में बोला तो अरिजीत बोला। किसकी? उसकी आवाज कांप गई। धारा की। आप अपनी बेहोशी में भी उसी का नाम ले रहे थे। कबीर ने जोर देकर कहा तो अरिजीत गुस्से में बोला। क्या बकवास कर रहे हो आप? मुग्धा, तुमने इन्हें क्या बताया है? धारा में क्या कमी है? उसके लिए क्या एक डिवोर्स ही रह गया है? मुग्धा, इनसे कहो व्यर्थ की बातें ना करें। किसी की मंगेतर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना ठीक नहीं है।
वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मुग्धा ने जल्दी से कहा, मैं समझा दूंगी भाई। कबीर, मैं आपसे मना कर रही हूं ना। कबीर फिर भी बोला, कब तक अपने को छुटलाते रहेंगे? धारा भी मन ही मन आपको ही चाहती है। क्या दोस्तों की वजह से एक बार फिर अपने प्यार को अपने से दूर कर दोगे? कहकर कबीर भी खड़ा हो गया। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो। आपकी शादी इसी वजह से नहीं चल पाई क्योंकि आपके दिल में तो धारा बसी है, और वो भी कभी कुणाल के साथ खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि वो भी आपको चाहती है। अरिजीत ने एक बार पलटकर उसकी तरफ देखा और खामोशी से अंदर चला गया। ये क्या था कबीर? वो हैरत से बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुग्धा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो बहुत डर गई थी। उसे लग रहा था कि इन बातों की वजह से कहीं अरिजीत की तबीयत ना बिगड़ जाए। कुणाल बोला, आराम से बैठ जाओ मुग्धा। मैंने जानबूझकर अरिजीत भाई से ये सब बातें कही हैं। उनको सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि कुणाल और तारा की शादी चल पाएगी? प्यार किसी से और शादी किसी और से कैसे चलेगा? अरिजीत की शादी तो असफल हो ही गई। अगर धार ने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। वो लगातार बोलते बोलते हाँफ गया। मुग्धा धम से अपनी चेयर पर बैठ गई। देखो मुग्धा, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रहा हूँ। जो सच है वही कह रहा हूँ। किसी को तो कहना ही पड़ेगा। आज शाम जब मैं धारा को लेकर आ रहा था तो उसने ऐसी हसरत भरी नजरों से अरिजीत की कॉटेज की तरफ देखा जो ना जानने वाले इंसान को भी समझ में आ जाती। अपनी आंखों के सामने तो प्यार करने वालों को अलग होते देखना मेरे वश में तो नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई की जिंदगी में भी खुशियां दस्तक दे? उत्तेजना में उसका चेहरा लाल हो गया। वो बोली, कबीर, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन भाई पर इस बात का कोई गलत असर ना हो। कहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुग्धा परेशान थी। कुणाल उसे समझाते हुए बोला, मुग्धा, मैं जा रहा हूँ। तुम जाओ, थोड़ी देर अपने भाई के पास बैठो। जरा भी कुछ लगे तो मैं 2 कदम की दूरी पर हूँ, मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। अभी उनके दिल में जो है उसे एक्सप्रेस करने दो। मेरे सामने शायद वो सहज ना महसूस करें। तुम उनके करीब हो, तुमसे अपने दिल की बात कहीं भी ना रह नहीं पाएंगे। मुग्धा, उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हारे भाई का इलाज यही है। दिल की बातें दिल में दबाए वो पता नहीं कब से घुट रहे हैं। यही घुटन उनकी बीमारी का कारण बन गई है। मैं भी उनका वेल विशर हूँ, उनका भला चाहता हूँ। उनके दिल का बोझ हल्का होना बहुत जरूरी है। वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं। उन्हें बोलने देना जो वो कहना चाहें। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देख लेना। कहकर उसने उसे अपने गले से लगाया और धीरे में कदमों से बाहर निकल गया। कबीर के जाने के बाद मुक्ता ने अरिजीत के कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, भाई, भाई, आप क्या कर रहे हैं? अंदर से कोई आवाज नहीं आने से मुग्धा बहुत घबरा गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अरिजीत अपने बालों में हाथ डाले सिर झुकाकर बैठा था। मुग्धा बोली, भाई, आपने तो डरा दिया मुझे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने सोचा कुछ हो तो नहीं गया आपको। अरिजीत बोला, मुग्धा, तुमने कबीर को मेरे बारे में क्या बताया है? उस बेचारी लड़की को इन सब में क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? वैसे ही वो हमारे घर से बहुत से इनाम बटोर चुकी है। मॉम ने कितना गलत व्यवहार किया उसके साथ। अब क्यों उसका नाम घसीट रही हो? उसकी शादी होने वाली है मुग्धा। अरिजीत की आंखें और आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। नहीं भाई। मुग्धा का दिल तड़प उठा। अरिजीत की हालत वाकई खराब हो रही थी। मैंने कबीर को धाराती के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने खुद आपके मुंह से सुना था। अरिजीत ने झटके से सिर उठाया और अविश्वास भरी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुग्धा बोली, हाँ भाई, एक्सीडेंट के बाद आप बेहोशी में लगातार धारा का नाम ले रहे थे। उत्सुकतावश कबीर ने जब पूछा कि क्या मैं किसी धारा को जानती हूँ तो मुझे बताना पड़ा कि धारा मॉम की देखभाल के लिए कुछ दिनों तक मोहन पैलेस में रही थी। अरिजीत हैरानी से बोला, पता नहीं कैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में धारा इस तरह हावी हो गई कि बात अधूरी छोड़कर वह खामोश हो गया।
ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप से शर्मिंदा है। वो बात बदलकर बोला, मुग्धा, जिंदगी में पहली बार उस मासूम लड़की को सुकून और चैन से रहना नसीब हुआ है। डॉक्टर कुणाल बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा है उसे भी कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और और बाकी के शब्द दुख की वजह से उसके मुंह में ही रह गए। और आपका क्या? मुग्धा ने उदास होकर कहा। तो उसने ठंडी सांस ली और बोला, मेरा क्या? मैं कहाँ से आ गया बीच में? मैं खुश हूँ उसके लिए। मुग्धा बोली, भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप धारा को चाहते हैं? मैं बात करती हूँ अमर बाबा से। अरिजीत बोला, मुग्धा, मैं बस उसे अच्छा जीवन देना चाहता था। तुम्हें नहीं पता है कि वो कितनी दुखी थी। उसका परिवार उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता था। मॉम ने तो उसे बीमारी की हालत में गांव भेज दिया था। वहां से मैं उसे अधमरी हालत में लेकर आया था। डॉक्टर मितुल ने कितना कुछ कहा था। उन्हीं की देख रेख की वजह से वो बच पाई थी। क्या बताता, उसका नाम लेना तक तो मॉम को पसंद नहीं था। मैं तो बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहता था, लेकिन मॉम को वो भी बुरा लगने लगा। पता नहीं उस सीधी सादी लड़की ने क्या बिगाड़ा था उनका। वो तो कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं खुद उसके पास गया था, उससे कहा कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। उसने इनकार कर दिया। रिया उससे नौकरों की तरह सलूक करती थी, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला। भाई, आपको उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। बाबा से बात करनी चाहिए थी। वो तो समझ जाते आपकी बात। वो तो धारा दी को भी कितना पसंद करते थे। अरिजीत बोला, अब ये सब कहने से क्या फायदा मुग्धा? तुमने तो खुद देखा था कि मॉम कैसे वायलेंट हो गई थी। मैंने बस धारा का नाम ही तो लिया था। रिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सोच अलग थी। मेरा और उसका कोई मेल नहीं था। लेकिन मॉम को तो अपना स्टेटस प्यारा था। अरिजीत ने आज इतने सालों में पहली बार किसी से अपने मन की व्यथा कही थी। मुग्धा को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कितना कुछ सहा था उसके भाई ने। मुग्धा भरी आंखों से बोली, आपको कहना चाहिए था भाई। आपने इतना कुछ सहा और सहते रहे। मुझे तो बोलते, मैं आपका सपोर्ट करती भाई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप धारा दी के बिना कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप उनसे बात करिए। कैसी बातें कर रही हो मुग्धा? वो एक रेप्यूटेड डॉक्टर से शादी करने जा रही है। मुझ जैसे डिवोर्सी और जहनी बीमार इंसान में उसे क्या ही इंटरेस्ट होगा? वो चिढ़कर बोला। तो मुग्धा बोली, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे धाराती को जानते ही नहीं। उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता। वो टूटी हुई आवाज में बोला, लेकिन मेरे लिए मैटर करता है। वो एक काबिल लड़की है। उसके लिए मेरा जैसा हारा हुआ इंसान नहीं, कुणाल जैसा हैंडसम डॉक्टर ज्यादा सुटेबल है। मुग्धा ने कहने की कोशिश की, लेकिन भाई, मुग्धा, बहुत बातें हो गई। उसने टोक दिया। रात का 1:30 बज रहा है। जाओ सो जाओ, कल तुम्हें निकलना भी है। नींद नहीं आ रही है भाई, मुग्धा ने कहा। तो अरिजीत बोला, आंखें बंद करके लेट जाओ, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। जाओ मुग्धा, ज्यादा जागने से कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। मुग्धा बेमन से उठकर अपने रूम में आ गई। उसका मन कर रहा था कि वह खुद धारा से अपने भाई के प्यार के लिए भीख मांग ले। पता नहीं कितनी देर तक वो यही सब सोचती रही, और फिर उसे नींद आ गई। इधर हॉस्पिटल में धारा को वहीं बैठे बैठे पता नहीं कितना समय हो गया। उसके फोन की रिंग होने पर उसे होश आया। 11:30 बज रहे थे। कुणाल की कॉल थी। हेलो धारा, कहाँ हो? धारा बोली, जी हॉस्पिटल में हूँ। कुणाल ने पूछा, अच्छा, कबीर जी के घर से किस समय आ गई थी? धारा ने जवाब दिया, काफी देर हो गई, शायद 9:30 बजे आ गई थी। अरे बहुत जल्दी आ गई। मैंने तो इसीलिए फोन देर से किया था कि वहीं सबके बीच में ना हो। अच्छा, आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मुझे सुबह थोड़ी देर हो जाएगी। एमडीए के ऑफिस होता हुआ आऊंगा। मुझे याद तो नहीं कर रही हूँ? उसने प्यार भरी आवाज में कहा। नहीं, एकदम से धारा के मुंह से निकला। अरे यार, दिल रखने के लिए ये झूठ बोल देती। कहकर वो हसरत भरी आवाज में हंस पड़ा। याद तो कर रही थी, वो कहकर सक पका गई। कबीर जी और मुक्ता भी याद कर रहे थे आपको। कुणाल बोला, ओके, कल दोपहर तक आता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।
वो गंभीर हो गया। धारा को वाकई अफसोस हुआ। पता नहीं कैसे उसके मुंह से एकदम से नहीं निकल गया। वो उठकर अपने कमरे में आ तो गई, लेकिन उसकी सारी रात आंखों में कट गई। एक पल को भी उसकी पलकें झपक नहीं पाई। पता नहीं कौन सी बेचैनी उसके दिल में भर गई थी। ऐसे लगातार चल रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसका दम घुट जाएगा। वह अपने कमरे से बाहर निकल आई। रात ढल गई थी, लेकिन अभी सूरज नहीं निकला था। हॉस्पिटल के गेट पर खड़े होकर उसने सामने फैली सड़क की तरफ देखा और बेइरादा ही अंधेरी सड़क पर भड़ गई। इधर कुणाल को लग रहा था कि जैसे रेत की तरह से हर चीज उसके हाथ से फिसलती जा रही है। उसने तो धारा से सच्चा प्यार किया था। सोचा ही नहीं था कि कभी उसे धारा से दूर भी जाना पड़ेगा। लेकिन अरिजीत के एक्सीडेंट वाले दिन की बिगड़ी हुई धारा को देखकर उसका मन कहीं ना कहीं दरक गया था। अभी भी धारा के जिद के पीछे छिपी कमजोरी उसे साफ समझ आ रही थी। उसका मन कमजोर पड़ गया था, इसलिए वो जल्दबाजी में शादी करके एक फैसले पर पहुंचना चाह रही थी। वो अरिजीत का सामना करने से बच रही थी। शायद वो सामना कर ही नहीं पाती। वो उसके सामने नहीं पड़ना चाहती थी, जिससे उसकी वीकनेस किसी की नजर में ना आए। सारी रात आंखों में गुजारने के बाद बेचैनी ने उसे सोने नहीं दिया। कहाँ तो वो दोपहर में अपना काम खत्म करके निकलने वाला था, लेकिन अपने उखड़े हुए मन को काबू में करके वो बिना नाश्ता किए सुबह सुबह अंधेरे में ही कोलाड के लिए निकल पड़ा। वो यूं ही चुपचाप निकला कि किसी घर वाले को पता भी नहीं चला। नहीं तो कोई उसे इस तरह बिना कुछ खाए पिए निकलने नहीं देता। हॉस्पिटल पहुंचा तो अभी भी वहां सब सुनसान था। धारा के साथ कॉफी पीने के लिए वो उसके रूम की तरफ गया, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी। वो मुस्कुराता हुआ धारा की फेवरेट जगह पर पहुंचा। सूर्योदय हो रहा था। पेड़ों से धरती तक पहुंचती हल्की सूरज की किरणों ने अजब सा शानदार समा बांध रखा था। लेकिन धारा वहां नहीं थी। कहाँ जा सकती है? यहाँ तो वो ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं है। मन पहले ही उखड़ा हुआ था। रिसेप्शन भी खाली पड़ा था। वो पीछे बनी कैंटीन की तरफ गया। सर, कॉफी भिजवाऊं आपके लिए? कैंटीन संचालक उस पर नजर पड़ते ही बोला। अभी रहने दो, धारा मैम को कॉफी भिजवा दी। उसने पूछा तो वो बोला, नहीं सर, बस अभी ही काम शुरू किया है, अभी भिजवाता हूँ। वो बिना हाँ ना कहे मुड़कर पीछे चला आया। धारा के फोन पर कॉल की, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। पता नहीं वो कहाँ थी। कुछ सोचकर वो बाहर निकल आया। कार में आकर बैठा और थोड़ी देर सोचता रहा। उसने कार स्टार्ट की और अरिजीत के घर की तरफ दौड़ा दी। धारा उस समय अरिजीत की कॉटेज की तरफ से वापस लौट रही थी। उसे अपनी मूर्खता पर खुद अफसोस हो रहा था कि कैसे वो पागलों की तरह पैदल ही अंधेरे में निकल पड़ी। रास्ते में कुछ परेशानी हो सकती थी। वहां जाकर भी क्या हासिल हुआ? बाहर से कॉटेज पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पता नहीं कौन सी तड़प उसे वहां खींच लाई थी। हॉस्पिटल के नजदीक पहुंचते पहुंचते उसके पैर जवाब देने लगे। चेहरे पर पसीना बहने लगा। एक एक कदम भारी हो रहा था। वो तो पहाड़ों में पैदल चलने का वर्षों का अभ्यास था, इसलिए इतना चल भी सके। फिर भी वो बुरी तरह थक चुकी थी। कुणाल ने उसे दूर से ही देख लिया था। उसने अपनी कार उसके सामने जाकर रोकी तो उसे धारा का पसीने से लथपथ चेहरा दिखाई दिया। धारा कुणाल को देखकर घबरा गई। अपने को संभाल कर वो वहीं खड़ी रही। कुणाल कार से उतरकर उसके पास चला आया। इतनी सुबह कहाँ गई थी? मैं परेशान हो गया था। वो उसे गौर से देखते हुए बोला। यूं ही वॉक पर चली आई थी। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। इतनी बुरी हालत हो रही है, लगता है बुरी तरह थक गई हो, आओ कार में बैठो। वो उसके लिए कार का डोर खोलते हुए बोला। धारा ने विरोध नहीं किया। उसकी वास्तव में चलते चलते बुरी हालत हो गई थी। वो चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। मन ही मन उसे कुणाल जैसे दिल के साफ इंसान से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था। वो उसकी कितनी परवाह करता है ये साफ पता चल रहा था। हॉस्पिटल में उसके नहीं मिलने पर वो उसे फौरन ढूंढने निकल पड़ा। उसने कार ड्राइव करते कुणाल पर नजर डाली तो वो भी उसे
किन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ लगा। कुणाल के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। धारा को उसे देखकर घबरा जाना उससे छिप नहीं सका था। वो धारा को बहुत प्यार करता था और ये कभी नहीं चाहता था कि धारा किसी दबाव या जोर जबरदस्ती से उसके साथ जुड़े। कुछ दिनों से उसे लगातार ये एहसास हो रहा था कि धारा के दिल में कुछ और ही चल रहा है और इस बात ने उसे बहुत विचलित किया था। जबरदस्ती किसी का प्यार पाने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी, फिर वो चाहे धारा ही क्यों ना हो। बार बार मन कह रहा था कि एक बार धारा से बिल्कुल साफ साफ बात कर ले। अपने आगे की जिंदगी कांटों से भर लेने से अच्छा है कि वो किसी से कोई भी अपेक्षा किए बिना अकेला रहे। यही सब सोचते सोचते उसके होंठ कस गए। हॉस्पिटल की पार्किंग में कार खड़ी करके वो नीचे उतरा तो उसने अपना मन मजबूत कर लिया था। बस अब और नहीं, अब वो अपने आप को छुलावा नहीं दे सकेगा। धारा के साथ दृढ़ कदमों से आगे बढ़ते हुए वो उसके पीछे जा रहा था कि डॉक्टर दयानंद उसे पुकारने लगे। सर, घर से फोन है आपका? घर से? कुणाल बोला। लेकिन मेरे मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं आई? उसने अपनी पॉकेट्स टटोली तो उसका फोन उसके पास नहीं था। मेरा फोन पता नहीं कहाँ रह गया। वो परेशान हो गया। सुबह पहुंचकर तो फोन उसके पास था। उसने धारा को कॉल की थी, फिर फोन कहाँ चला गया वो याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने फोन कहाँ छोड़ा। वो अपने कैबिन में देखने गया था कि कैंटीन में काम करने वाला एक लड़का कॉफी के साथ उसका फोन भी दे गया। वो कैंटीन में टेबल पर फोन छोड़कर भूल गया था। घर पर बात करने के बाद उसने थोड़ी देर को अपनी आंखें मूंद ली। माँ बहुत नाराज हो रही थी कि वो ऐसे बिना बोले और बिना ब्रेकफास्ट के चला आया था। किसी तरह माफी मांगकर उसने उन्हें शांत किया। उसे धारा से बात करनी थी, लेकिन उसका मन बहुत उद्विग्न हो रहा था। पता नहीं कैसी बेचैनी उसके दिल दिमाग में समा गई थी कि उसे किसी तरह चैन ही नहीं पड़ रहा था। कॉफी पीने के बाद वो अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालता हुआ धारा के कमरे की तरफ जाने लगा। धारा उसे बाहर आते हुए मिल गई। उसके साथ हॉस्पिटल का स्टोर कीपर भी था। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? उसने धारा से पूछा। कुछ चीजें चेक करके मंगवानी है, वही देखने जा रही थी, धारा ने कहा। स्टोर कीपर चुप खड़ा रहा। इतनी जल्दी क्या है? धर्म सिंह, तुम जाओ, सामान चेक करके लिस्ट तैयार करो। मैम ब्रेकफास्ट के बाद चेक कर लेंगी और जो जरूरी सामान चाहिए होगा वो एजेंसी को लिखवा देना। कुणाल ने स्टोर कीपर से कहा। धारा को जरा अचरज हुआ। वो किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता था जब तक जरूरी ना हो। वो झिझक कर वहीं खड़ी रही। आओ धारा, अंदर चलते हैं। कुणाल धारा से बोलता हुआ अंदर चला आया। धारा उसके व्यवहार से थोड़ी उलझन महसूस कर रही थी, क्योंकि सामान्यतः कुणाल ऐसा कभी नहीं करता था। वो भी धीरे धीरे उसके पीछे अंदर चली आई। बैठ जाओ धारा, वह गंभीरता से बोला। क्या हुआ? कुछ जरूरी मेडिसिन और ग्लव्स वगैरह मंगवाने थे। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत है। आपने मुझे जाने से क्यों रोक दिया कुणाल? वो पूछने लगी तो कुणाल बोला। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बात भी जरूरी है। धारा झिझकते हुए बेड के पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अभी तुम अरिजीत को देखने गई थी? उसने शून्य में घूरते हुए कहा। ये सुनते ही धारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा था कि कुणाल ने उसके वॉक पर जाने वाली बात मान ली है। कुणाल को धोखा देने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि इस बात से कुणाल को दुख होगा, इसलिए वो छिपा लेना चाहती थी। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी धारा? वो दुखी होते हुए बोला। तो धारा बोली, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन आपको बुरा लगता इसलिए नहीं बताया। कुणाल बोला। क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम कल कबीर और मुग्धा से भी तो मिलने गई थी। वो सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। धारा उसके चेहरे को देखकर चुप हो गई। वो आगे बोला। हाँ, बुरा लग रहा है मुझे। तुम अपने दिल की बातें मुझे बताना नहीं चाहती, तब बहुत बुरा लगता है मुझे। अपने दिल में किसी और को फंसाकर क्या तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाओगी? कुणाल ने उसकी तरफ देखा। कोई नहीं है मेरे दिल में, सब कुछ आपको पहले ही बता दिया था मैंने।
फिर भी हमने शादी करने का फैसला लिया था। वो सब मेरा अतीत हमने भुला चुकी हूँ, आप भी भुला दीजिए। वो सिर झुकाकर बोली, गलत, गलत कह रही हो तुम। अपने आप को झुठला रही हो, अपने दिल से पूछो। वो किंचित तेज स्वर में बोला, तुम कभी अरिजीत को भुला ही नहीं पाई धारा। वो हमेशा तुम्हारे दिल में था और हमेशा रहेगा। धारा बोली, मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ। वो बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ यहीं, सच का सामना करो धारा। उसने हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और बोला, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ अरिजीत के साथ है। आप जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अरिजीत के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। कुछ था भी तो वो पवित्रा सूर्यवंशी की कड़वी कसीली बातों ने खत्म कर दिया। वो गुस्से से बोली, उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को बुरी तरह कुचल दिया था। मेरे बाबा माँ की इज्जत को पैरों से रौंद दिया था। हर गरीब इंसान उनके लिए भिखारी है। मुझे सूर्यवंशी लोगों से दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। उसकी आंखें छलछलाई और वो फूट फूट कर रो दी। धारा, वो उठा और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम्हारी सब बातें सही हैं, लेकिन इसमें अरिजीत की क्या गलती है? उसे क्यों सजा दे रही हो? अपनी माँ के कामों के लिए वो बेचारा कहाँ जिम्मेदार है? मैं किसी को सजा नहीं दे रही हूँ, मैं तो खुद सजा भुगत रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अरिजीत की हालत तो देखो, तुमसे अलग होकर वो भी कहाँ खुश है। उसकी जिंदगी भी तो सजा में ही गुजर रही है। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता धारा। दिल से चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वो नम आंखों को पहुंचकर बोला, मैं खुश रहूंगी। माँ बाबा, शुभिका की सबके साथ खुश रहूंगी। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे ही नहीं, भानु को भी बराबर का प्यार दिया है। हमें अपने परिवार का अंग माना है, फैमिली मेंबर की तरह परवाह की है। वो रोते हुए बोली, धारा समझो तुम, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब बातें कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन बात मेरे प्यार की नहीं है। तुम्हारा क्या? तुम्हारे दिल में तो अरिजीत ही है। तुम सिर्फ उसी के साथ खुश रह पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती, वो चिढ़कर बोली। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा कभी अरिजीत का नाम मेरे होठों पर नहीं आएगा। मैं कभी उसे याद तक नहीं करूंगी, उसके सामने तक नहीं पढ़ूंगी। वो तड़प उठी। ये मेरे लिए प्यार नहीं है, तुम्हारी मेरे प्रति कृतज्ञता है। मेरे पेरेंट्स के अच्छे व्यवहार का एहसान है। तुम लाख कोशिश कर लो। लेकिन वो रुककर बोला, लेकिन अपने दिल का क्या करोगी? तुम्हारा दिल तो अरिजीत के लिए ही धड़कता है। वो बोली, नहीं ये सच नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुणाल 2 पल तक चुपचाप उसको देखता रहा। धारा उससे नजरें नहीं मिला पाई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। क्यों कर रही हो ऐसा? अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो धारा। और आप क्या कर रहे हैं? इतनी दूर आकर अब मुझे पीछे हटने को कह रहे हैं? क्या सोचेंगे सब लोग मेरे बारे में? दादा और भानु कितने खुश हैं, उनकी खुशी कैसे छीन सकती हूँ मैं? वो रोते हुए बोली, तुम अपनी खुशी के बारे में सोचो, सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम चाहकर भी हर एक को खुश नहीं रख सकते। वो कोमल स्वर में बोला, आप क्यों मुझसे बिना बात की बातें कर रहे हैं? थोड़े से दिन रह गए हैं शादी के, अब इस तरह की बातें मत कीजिए। धारा, अरिजीत को विवशता में तुमसे दूर जाना पड़ा, लेकिन क्या हुआ? वो ना तो खुद खुश रह पाया और ना ही अपनी पत्नी को खुश रख पाया। तुम भी क्या ये गलती दोहराना चाहती हो? तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो, किसी और के साथ कभी खुश नहीं रहोगे। वो दर्द स्वर में बोला, आपकी गलत फहमी है। मैं शादी के बाद खुश रहूंगी। माँ और शुभी काकी इतना प्यार करते हैं मुझे। बाबा काको सब लोगों के साथ खुश रहूंगी। तुमने मेरा नाम नहीं लिया, उसने पूछ लिया। दारा निरुत्तरित होकर बैठी रही। तुम इसलिए मेरा नाम नहीं ले सकी क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्यार नहीं तो शादी के बाद हो जाएगा। वो सपाट स्वर में बोली। धारा, क्या बेवकूफी है ये? ऐसे नहीं होता है। तुम अरिजीत को प्यार करती हो? नहीं, ये झूठ है। उसने कुणाल की बात काट दी। अगर प्यार नहीं था तो उसके एक्सीडेंट के पास जानकर क्यों पागलों की तरह सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी? क्यों तुम्हारी हालत वैसी हो गई थी?
धारा ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसने धारा को अपने गले से लगा लिया। इधर मुग्धा और कबीर आज कोलाड से वापस लौट रहे थे। एयरपोर्ट से उन्हें अलग अलग फ्लाइट लेनी थी। मुग्धा को अपने घर मून पैलेस लौटना था और कबीर को वापस अपने कार्यस्थल पर लौटना था। मुग्धा का समय बहुत अच्छा कटा था। कबीर के माँ बाप का रहन सहन भी उनकी तरह ही सीधा साधा था। कबीर की आई ने अपने हाथों से उसके लिए बहुत सारी चीजें बना कर दी थी और नानी ने एक सुंदर सा गहना दिया था। वो लोग सामान पैक करने के बाद अरिजीत से मिलने के लिए चले आए। अरिजीत उन्हीं का इंतजार कर रहा था। पवन से कॉफी बनाने को कहकर सब लोग एक साथ बैठ गए। अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि डॉक्टर कुणाल धारा का हाथ थाम कर उनके पास आ गया। अरिजीत और मुग्धा चौंक गए। लीजिए, आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ। कुणाल आगे बढ़ आया। अरिजीत हाथ पर से खड़ा हुआ था। कबीर और मुग्धा भी चौंक गए। धारा की सूरत देखकर लग रहा था कि वो बहुत रोई है। आगे क्या होगा? क्या अरिजीत और धारा अब एक हो जाएंगे? अरिजीत अब आगे क्या करेगा? क्या धारा के मिलने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा? कुणाल कैसे खुद को संभालेगा? सबको अरिजीत और धारा के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? पवित्रा सूर्यवंशी को जब पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।